नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज जैसा कि आप मेरे संग देख रहे हैं, एक और शख्स हमारे सामने मौजूद हैं। इनका परिचय मैं खुद आपसे इनसे ही सुनेंगे। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद आप सभी के बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो आप सब मुझसे हमेशा पूछते हैं, वो सब सॉल्व हो जाने वाले हैं। आप इस इंटरव्यू के बाद इतना मोटिवेट हो जाने वाले हैं कि मुझे लगता है कि आप मुझे और स्पेशली मैम को थैंक्स कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये बातचीत इंटरव्यू में नहीं कहूंगी, ये हमारी बहुत सामान्य सी बातचीत है जो हम आपके लिए साझा कर रहे हैं। आपके विचार, मैम के विचार। तो मोस्ट वेलकम सौम्या मैम। सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सौम्या पांडे है। मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीएससी मैथमेटिक्स से, और 16 से मैंने तैयारी शुरू की। 18 में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था एज ए कॉमर्स टैक्स ऑफिसर, जहाँ अभी मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा ऑफिस है। और उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली 6 अटेम्प्ट दिए, और 6 अटेम्प्ट में मैंने सारे में इंटरव्यूज दिए, और उसके बाद मेरा ये 6th अटेम्प्ट था जिसमें मुझे ARTO मिला है। वाह, मतलब यही बहुत बड़ी बात है अपने आप की कि लगातार आपने ट्राई किया और हार नहीं मानी। एक होता है ना कि आप क्योंकि अच्छा एक पोजीशन पे होल्ड कर रहे हो, तो लगता है कि ठीक है कि अभी मिल गया है एक सुकून। ये नॉर्मली होता है कि जब हमें एक जॉब मिल जाती है तो एक दिमाग में एक रिलैक्स हो जाता है। बट वो चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला मोटिवेशन तो ये मिल रहा है। तो ये मैं जरूर पूछूंगी, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि नहीं अभी यहाँ रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ना है? जी, एक्चुअली जब हम आए थे यहाँ पे तो हम ये एम लेकर आए थे कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, अच्छी पोजीशन होल्ड करेंगे। तो जब मेरा एम वो था तो मैंने सोचा कि यहाँ क्यों रुके। मुझे पोजीशन तो मिल गई थी एक, लेकिन मुझे मेरा एम नहीं मिला था। तो जब भी मैं अगली बार फेल हुई, जब भी मैं फेल होती थी, तो मुझे लगता था इतनी मेहनत अब मैंने कर ली है, अब तो नहीं रुकना है। मैं ज़्यादातर इंस्पायर होती थी कलाम जी से और गांधी जी से, जो उनकी हम्बलनेस, उनका हार्ड वर्क मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड हूँ, और शायद इसी वजह से मैंने कंटिन्यू किया अपने जॉब के बाद भी। तो हार्ड वर्क और ये इंस्पिरेशन कि अब फेल हो गए, इतनी मेहनत कर ली, तो अब आगे तो नहीं रुकना है। हाँ, ये बात है कि जो एम है वहां तक पहुंचना है कि चाहे बीच में कितनी सुख सुविधाएं मिले, बाधा मिले, पहुंचना है। तो बाधाओं की बात है कि तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, तैयारी करते हुए क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड आपने तैयारी करी है, 7 years ऑफ कोर्स 7 years बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि समय आप कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखे, क्या क्या कठिनाइयां आई और आपने उनको कैसे डील किया? जी, शुरुआत में जब हम आए थे तो हमारे वहाँ फाइनेंशियल हार्डशिप्स थे, बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद एक लड़की के लिए जब आप सोसाइटी में बाहर निकलते हैं अपने गाँव से, आप एक छोटे से गाँव से प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद सडनली आपका एम होता है कि मुझे कुछ सब्सटेंशियल करना है, मुझे एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है सोसाइटी में। तो जब आप बाहर आते हैं तो बहुत सारे सोशल प्रेशर होते हैं, बहुत सारी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आपके आस-पास के लोग लड़की को बाहर भेज रहे हैं, अब लड़की इतनी उम्र की हो गई, 26 हो गई, 25 हो गई, पढ़ाना शादी कर देनी चाहिए। तो माँ-बाप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सोशल प्रेशर फ़ील करना पड़ा। हम लोगों को भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक साथ आए थे। मेरी सिस्टर इस टाइम असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है मुरादाबाद में, और मैं यहाँ हूँ। तो सुनने को मिलती रहती हैं बातें, लेकिन सब कुछ इग्नोर करके हमने पढ़ाई कंटिन्यू की। तो ये सारी थोड़ी बाधाएँ थी। एक जॉब मिलने के बाद तो सोशल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर दोनों ही खत्म हो गया था। अब बस एक चीज़ थी कि मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ पहुँचने के लिए मैं यहाँ आई थी। देखिए, जब आपको कोई छोटी चीज़ मिल जाती है ना, तो आप उसको सिर्फ़ पड़ाव समझें, अपनी मंज़िल ना समझें। अगर आप उसको अपनी मंज़िल समझ लेंगे, तो फिर आप वहीं रह जाएँगे, आप एक्सेल नहीं कर पाएँगे लाइफ़ में, और लाइफ़ में हमेशा एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जहां उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है उसके बाद वो वहां रुक जाते हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वो सिर्फ पड़ाव समझना है, मंजिल नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैम। आपने जॉब के पहले भी तैयारी करी है, आफ्टर जॉब भी आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखा जी। तो ये पहले का क्या शेड्यूल, मतलब कैसे आप मैनेज करती थी? क्योंकि फिर आप एक नॉर्मल कॉम्पिटिटर थी, जॉब पाने के बाद चूंकि आपकी जॉब भी जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इसके बाद भी आप अपने स्टडी को कैसे मैनेज करती थी? बिफोर आफ्टर क्या? बिफोर तो ये था कि 11 से 5 या 6 तक रात में सोना था। 6 बजे उठे, अपना सुबह का काम किया, उसके बाद 7:30 बजे पढ़ने बैठ गए।
ये शेड्यूल रहता था कि 3 से साढ़े 3 घंटे सुबह में लंच के पहले पढ़ाई करनी है विद करंट अफेयर्स, और उसके बाद ये रहता था कि 4 से 5 घंटे शाम में पढ़ाई करनी है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं इतने लॉन्ग पीरियड में, आप कंटिन्यू तभी कर पाते हैं जब आप अपने आप को फुलफिलिंग रखें। फुलफिलिंग रखने का मतलब आपको 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे आप वॉकिंग कर लें, चाहे आप जॉगिंग कर लें, चाहे आप घर में योगा कर लें, और अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना इन द सेंस कि हेल्दी फूड, बाहर का जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, घर का हेल्दी फूड खाएं। क्योंकि मैं खाने के मामले में थोड़ी डिसिप्लिन्ड थी, और मैं ऐसे एक इंसान के साथ रहती थी जो रोज 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते थे, तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो हम लोग की ये आदत थी कि सुबह 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें या वॉकिंग करें, फिर अच्छा कुछ हेल्दी नाश्ता लें, और दिन में जूस वगैरह लेते रहें, ताकि इससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। तो जब आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो आप अपना डाइट भी अच्छे से देखें। और एक 8 घंटे का शेड्यूल, 7 से 8 घंटे पढ़ने का शेड्यूल मेरा ये तो पहले था। लेकिन जब मैं जॉब में आ गई तो मुझे 10 से 5 जॉब करनी थी। तो ये था कि मैं, क्योंकि तैयारी एक लेवल की मेरी हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि 1.5 से 2 घंटे सुबह में मैं पढ़ लूँ, 7 से साढ़े 8 9 तक, और फिर 2 से ढाई घंटे शाम में। और सैटरडे संडे जो भी छुट्टी मिलती थी मैं उसको यूटिलाइज करती थी। मैं कभी भी ऐसे टाइम उस टाइम पे वेस्ट नहीं किया मैंने टाइम। मैंने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखा अपने आप को, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में। यस, क्योंकि अब जॉब करनी थी, जॉब छोड़ नहीं सकते थे, तो उसके साथ मुझे जब पढ़ाई करनी है तो मैं एवरी सेकंड सैटरडे, क्योंकि हम लोग का सेकंड सैटरडे छुट्टी होता है, सेकंड सैटरडे या फिर जब भी हॉलीडे है, तो उसको घर पे बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ो। और बाकी सुबह शाम लगभग 4 घंटे स्टडी डेली इम्पोर्टेंट था, तो 4 घंटे डेली करते थे। ओके, तो प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन की बात करी आपने। आपने लंबा टाइम गुजारा, कई बार रिजल्ट आपके जैसा आपने सोचा था, एज एक्सपेक्टेड नहीं आता था, तो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो प्रेशर होता है, उसको कैसे डील करा आपने? क्योंकि लंबा टाइम था आपका भी एक तैयारी का। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी जब रिजल्ट नेगेटिव आता था, लेकिन बाद में, क्योंकि एक टर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए जब आप फेल होते हैं तो उसमें ना कुछ पॉजिटिव ढूंढिए। आप सोचिए कि आप यहाँ तक आ गए, आपने इतनी तैयारी कर ली है। मैंने अभी पहले भी बताया, जब भी मैं फेल होती थी मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब मुझे नहीं छोड़ना है। जब पहली बार फेल हुई तो पहली बार लगा कि अरे अभी तो पहला अटेम्प्ट था, जाने दो। दूसरी बार जब फेल हुई तो लगा कि अरे यार इतनी मेहनत कर ली, अब तो करना ही है। तीसरी बार तो सिलेक्शन हुआ लेकिन डिजायर्ड पोस्ट पे नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे कर होते चला गया, तो मुझे लगता था कि जब जब मैं इतनी मेहनत कर ली हूँ, मेरे आसपास के लोग, मुझे लग रहा है कि मैं उनके अच्छे लेवल पे हूँ और वो अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो आप हमेशा ये चीज सोचिए, कभी भी ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में कभी ये ना सोचें कि मैं वहां कर नहीं सकती। कभी गिव अप ना करें। जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, हार्डवर्क बनाए रखेंगे, तो 100% आप पहुंचेंगे। ये मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरे आसपास बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं। गिव अप ना करें, बस मेरा ये मानना है। कंटिन्यू करना है, जब तक कंसिस्टेंसी मिल बनाए नहीं रखें, जाएगा। मिल वैसे से नहीं मैं जाए। कहती हूँ वो माझी द माउंटेनियर, जब तक यस यस, तोड़ेंगे नहीं तब तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। अ, और भी प्रश्न ये है कि कुछ अपने बारे में, जैसे कि आपको क्या पसंद है, कौन सी फेवरेट मूवी है, एक्टर एक्ट्रेस कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना आपकी पर्सनालिटी से हर चीज मेंटेन करती है जी और हर चीज आपको मोटिवेट करती है। तो जी, कौन सी मूवी है जो आपको अच्छी लगती है? मुझे मूवीज ज्यादातर जो इंस्पायर करती हैं, खासकर मैं थोड़ी फेमिनिस्ट हूँ, स्टॉन्च फेमिनिस्ट हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे मैरी कॉम, दंगल जैसी मूवीज जो आती हैं, जो लोगों को इंस्पायर करती है, समाज को अच्छा मैसेज देती हैं, जब आप देखो तो लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो मैरी कॉम मेरी फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है, तो मैरी कॉम मुझे काफी पसंद आती है। इस तरह की जो सोशल बेस्ड मूवीज होती हैं, सोशल इश्यूज पे होती हैं, वो मुझे काफी पसंद है। और क्या हॉबी है ऐसी जो आप जब पढ़ाई से थोड़ा सा रिलैक्स होते हो तो आप करना चाहते या करते हो, ऐसी क्या? मेरी हॉबी तो कुकिंग है, और योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब मैं करती हूँ। थोड़ा सा लिटरेरी वर्क भी मैं कर लेती हूँ। कुकिंग वगैरह भी यस, इंटरेस्टिंग है, दैट्स गुड। मतलब मैं जैक ऑफ कुकिंग ऑल करती ट्रेड। हूँ। यस। तो स्टडी का जो शेड्यूल था आपका, वो जॉब के पहले क्या था, जॉब के बाद क्या था? मतलब ये क्या फिक्स आवर होता है या टारगेट बेस्ड होता है या टाइम बेस्ड पढ़ना चाहिए? किस तरीके से आप पढ़ते थे? मेरा ये था कि एक फिक्स आवर था। मुझे ज्यादातर तो स्टडी करनी चाहिए टारगेट बेस्ड, तो टारगेट भी रहता था और भी रहता था, मेरा दोनों फिक्स रहता था। मुझे, मेरे जो सोने का शेड्यूल रहता था वो मेरा फिक्स था कि मुझे 11 से 6 सोना ही सोना है। सोने का शेड्यूल में गड़बड़ नहीं करती थी अपना, और ज्यादातर मैं बाहर जाती भी नहीं थी। तो पढ़ाई का टाइम जो रहता था वो
7:30 8 से लेके एक शिफ्ट 11 तक रहता था। बीच में मैं चाय, क्योंकि ब्लैक टी और ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी ग्रीन टी मैं ज्यादा पीती हूँ, तो मैं लेती रहती थी, क्योंकि आपको कुछ कुछ लेते रहना है, क्योंकि आप एनर्जी फील करेंगे तब पढ़ेंगे। तो एक मैं कुछ घंटे करंट अफेयर्स के लिए, फिर ऑप्शनल पढ़ लिया, फिर शाम में मैं ज्यादातर जीएस पढ़ती थी। ओके। जब आप पढ़ाई करें, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब आप पढ़ाई करें तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को कम से कम हफ्ते भर कंटिन्यू करें। इसका ये, क्योंकि जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर में लिंकेज एस्टैब्लिश कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक बुक को एक चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ा हमने, फिर दूसरा बुक उठा लिया, तीसरी बुक उठा ली, तो जब फिर दोबारा से उस बुक को पढ़ेंगे तो चीजें भूल जाएंगी और लिंकेज में एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो जब आप एक बुक को पढ़ते हैं, बहुत लोग का ये प्रश्न होता है, मैं आज बता दे रही हूँ कि मैम एक साथ ज्यादातर बुक्स पढ़ें या फिर एक ही बुक को हफ्ते भर कंटिन्यू करें। तो मेरा मानना है कि आप एक बुक को कुछ चैप्टर्स तक अच्छे से पढ़ लें पहले, ताकि प्रीवियस चैप्टर्स और नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से लिंक एस्टैब्लिश कर लें। उसके बाद फिर दूसरी कोई बुक पढ़ें। जब तक आपको एक लिटिल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए उस बुक की, तब तक उस बुक को पढ़ें। तो आपने लाइब्रेरी वगैरह कोई ज्वाइन की थी या घर पे रह करके पढ़ते थे? क्योंकि आजकल लाइब्रेरी कल्चर का बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या प्रेफर करते थे? नहीं, मैं लाइब्रेरी प्रेफर नहीं करती थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे ना हर आधे 1 घंटे पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो ऐसा लाइब्रेरी में पॉसिबल नहीं था। और घर पे ज्यादा, अगर आपके पास एक फिक्स रूम है पढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है स्पेस, शांति नहीं है आपके पास, तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनको क्या पसंद है। तो और इसी के साथ ये जो होता है ना कि बहुत से कंफ्यूजन होती है कि लेट नाइट पढ़ना चाहिए या मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ो तो ज्यादा याद होता है, बहुत लोग लेट नाइट पढ़ते हैं। आप क्या प्रेफर करते रहे हो? मैं तो प्रेफर करती थी ना बहुत सुबह उठती थी और ना ही बहुत रात तक। मैंने बताया कि मैं 6 साढ़े 6 बजे सो के उठती थी। रात में मैं सोना ही प्रेफर करती थी। लेकिन ये अगेन, ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी पे क्या सूट करता है, क्योंकि बहुत लोग सुबह उठ जाते हैं लेकिन वो अपना 100% दे नहीं पाते हैं। तो आप क्या, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके देख लीजिए आपको क्या सूट करता है। एक्चुअली इंडिविजुअल ये है, ये बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। ज्यादातर लोग कहते तो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे पढ़ना चाहिए, ये है वो है, लेकिन वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है। आप ये सब ना सोचें, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, आप उस टाइम पढ़ाई करें। Exactly. ये मैंने जरूरी से, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम ये सुबह उठ के पढ़ना जरूरी है क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं होता, मुझे नींद आती है। तो मैं सोचा कि एक एक्सपर्ट के मुंह से सुन के शायद ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस होगा कि आपके हिसाब से है कि आप किसी भी हिसाब से पढ़ो। किसी भी। अब बातें हैं इस एग्जाम पे, आने वाला है एग्जाम, वापस से फॉर्म आ चुके हैं। 14 मई को है, तो मुझे लगता है 100 डेज के अप्रोक्स अब बचा है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कैओस है कि मेंस भी देखना है, प्री भी देखना है, तो अभी क्या करें? प्री मेंस साथ में पढ़े बच्चे या प्री ज्यादा फोकस करें? आपको क्या लगता है इस टाइम, ड्यूरिंग इस टाइम टेबल में, इस टाइम में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप अभी क्या करेंगे, ये डिपेंड। अगर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है ये यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का किसी भी एग्जाम का, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएं। लेकिन अगर आपने मेंस लिख लिया एक दो बार या प्रीलिम्स की एक तैयारी आपकी पहले हो चुकी है, तो आप अभी 15 से 20 दिन या पूरा फरवरी आप मेंस के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। 1 मार्च से आप स्टार्ट करें प्रीलिम्स की स्टडी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी घटना चक्र की या करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग ठीक है और उनको कॉन्फिडेंस है कि वो 2-2.5 महीने में कर लेंगे। पहले दूसरे अटेम्प्ट वाले जरूर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम फोकस्ड हो जाएं। ओके, तो बाकी आपके पर्सनल उस पे डिपेंड करता है। हमारी सलाह यही है। क्या कुछ 2-3 टिप्स जो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बच्चों को देना चाहें तो तैयारी करें? प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू कोई एग्जाम हो, आप सबसे पहली टिप्स ये है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दें। मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस में फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जब तक बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो आप फैक्ट्स को टिक नहीं कर पाएंगे वहां पे। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें, कभी गिव अप करने की सोचें भी मत। अगर आप गिव अप करने की नहीं सोचेंगे, आप हमेशा अपना एम अचीव करेंगे। और अगर आपने अपना एम अचीव नहीं भी किया तो आप कुछ ऐसा अचीव जरूर कर लेंगे जिससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तीसरी टिप्स ये है कि आप अगर प्रीलिम्स के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज करें।
एक और इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है कि मीडियम क्या रखना चाहिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्या मीडियम जो है स्पेशली यूपीपीसीएस के हिसाब से किस मीडियम में ज्यादा निकल रहे हैं? आप कंपटीशन देख रही हैं, आप रिसर्च भी कर रहे होंगे जी। कि क्या मीडियम से ज्यादा रिजल्ट बन रहे हैं और किस से क्या रखें अभी बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी? देखिए, यूपी पीसेस में मीडियम का तो कोई मैटर ही नहीं है। यूपी पीसेस में मेरे कई सारे दोस्त हिंदी मीडियम से हैं जो एसडीएम बने हैं, टॉपर्स रहे हैं और अलग-अलग कई सारे पोस्ट पे हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो मीडियम का मैटर तो यूपी पीसेस में है ही नहीं। आप मीडियम की बात को दिमाग से एकदम से निकाल दें। अच्छे से मटेरियल लेके आएँ और बहुत अच्छे से बिना सोचे, बिना मीडियम के बारे में सोचे बहुत अच्छे से तैयारी करें, 100% आप सिलेक्ट होंगे। ओके, मतलब वो आपके पर्सनल्स पे डिपेंड करता है कि हाँ। मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें रिसोर्सेज किसी में नहीं, कम मिलते पर्सनल हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं यूपीएससी के हिसाब से इंग्लिश मीडियम ज्यादा है, तो क्या यूपीपीसीएस में भी अब इंग्लिश मीडियम ज्यादा हो रहा है हिंदी मीडियम के देखिए, अपेक्षा? इंग्लिश मीडियम के बच्चे नो डाउट कि सिलेक्ट अब पहले से ज़्यादा हो रहे ज्यादा हैं। रेशियो ये उसका जो है रीज़न ये है कि इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे एग्ज़ाम ही ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ अब अगर 50% बच्चे इंग्लिश मीडियम के एग्ज़ाम देंगे, तो 50 कुछ परसेंट बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के हाँ सिलेक्ट होंगे ना अगर। देंगे। तो ये परसेंटेज है कि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं। लेकिन डिफर ऐसा कर नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। काफ़ी अभी भी 40% 50% हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मीडियम के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस पढ़ाई करनी है और यूपी पीसीएस के लेवल पे मीडियम चाहे कोई भी हो, मटेरियल अवेलेबल है। यूपीएससी में थोड़ा-सा है कि अभी इंग्लिश मीडियम में मटेरियल्स ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन पीसीएस पीसीएस के के लेवल लेवल पे में मटेरियल का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात बुक लिस्ट की, स्पेशल गाइडेंस की, तो उसके लिए मैम का ऑलरेडी एक चैनल है। मैम आप चैनल के बारे में कुछ बता दीजिए बच्चों को। मेरे चैनल का नाम है यूपी पीसीएस डिमिस्टिफाइड। मैं इसमें स्पेशली यूपी पीसीएस के बारे में छोटे-छोटे टिप्स, बड़े टिप्स जो आपको लगता है कि ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट और छोटी-छोटी चीज़ें, किस तरह से रटा जाए, किस तरह से पढ़ाई की जाए, मैं इसमें बताती हूँ। आप चैनल को व्यू कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, कमेंट में आपको लिंक मिल हाँ, जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी मैम का हाँ। चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ही। जी। आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने खुद देखा है मैम का चैनल, बहुत ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत डिटेल में मैम एक्सप्लेन करते हैं और एक्चुअली में ये आपको हेल्प करेगा। मेरी पर्सनल एडवाइस है ये आप सबको कि आप अगर आप इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर मैम से कांटेक्ट रखें और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे चैनल पर भी भेज सकते हैं, हम मैम से कंसल्ट करेंगे। मैम के चैनल पे डायरेक्ट आप उनसे जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कुछ एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों से, बच्चों से, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट से कुछ कहना चाहें तो? गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमेशा कोशिश करें क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बने सोसाइटी में ताकि लोग आपको फॉलो करें। मैं कोशिश कर रही थी बचपन से क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी से आती हूँ जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी हमारे समाज में तो है ही और वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही कम जाता है। 18-19 साल की लड़कियां हुई शादी कर दी जाती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस समाज में ऐसे एग्जाम्पल बने ताकि लड़कियों को आगे बढ़ाया जा सके। और लोगों के लिए एक टिप्स है कि विदाउट your involvement you can't succeed, without your involvement you can't succeed and with your involvement you can't fail। तो आप अगर बहुत अच्छे से हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो 100% आप पास होंगे। ये कलाम जी का कोट है, मैं कलाम जी से काफी इंस्पायर्ड हूँ, तो आप प्लीज इसको फॉलो करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। सो लास्ट में ये हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत छोटी सी भेंट, ये छोटी सी थैंक यू। एंड दिस वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। आप सबके अगेन मैं कह रही हूँ, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज है वो हमें मेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम भी मैम से जुड़े हुए हैं, मैम से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी हो आप हमसे पूछें। आप सभी दर्शकों को, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, उनको मेरी और मैम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू।